नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं जो एक नए टॉपिक पे जो पिछले मेरे वीडियोस आए एआई और जॉब लॉसेस पे उसके ऊपर कई भाइयों ने बहुत कमेंट्स लिखे तो उसको थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। और मैं आप सबका बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरे पिछले वीडियोस को बहुत अच्छा प्यार दिया और आगे भी आप देते रहिएगा। जबकि जो मेरे वीडियो था वो उसमें थोड़ी आवाज़ ठीक नहीं थी, उसको मैंने आगे सुधारने की कोशिश करी है, होपफुली आगे मेरी वीडियोज़ की आवाज़ आपको बेटर लगेगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में जो वीडियो था अबाउट जॉब लॉसेस, एआई जॉब लॉसेस और उसका इफ़ेक्ट ऑन इंडियन रियल एस्टेट, उस पे मैंने क्लियरली अपना एक व्यू पॉइंट दिया था कि मेरे को नहीं लगता कि एकदम कोई क्रैश आने वाला है, क्योंकि एक इनहेरेंट रियल एस्टेट की डिमांड रहती है, एक एंड यूज़र बेस्ड डिमांड भी रहती है और उसके अंदर एक इन्फ्लेशन बेस्ड इनहेरेंट इंक्रीज़ भी रहता है। तो वो इस वजह से मैंने वो किसी और टॉपिक पे मैं एक्सप्लेन करूँगा कभी कि इन्फ्लेशन रियल एस्टेट के अंदर क्या-क्या पार्ट होते हैं उसके इंक्रीज़ होने के। जैसे ऑप्शंस में होता है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू और उसकी टाइम वैल्यू, वैसे ही रियल एस्टेट में उनकी उसकी रिटर्न के अंदर अलग-अलग पार्ट्स होते हैं, इन्फ्लेशन रिलेटेड और वो सब, वो किसी और टॉपिक में मैं एक्सप्लेन करूँगा कभी। तो आज का वो टॉपिक नहीं है, लेकिन मेरा व्यू पॉइंट अभी भी यही है कि रियल एस्टेट में आई डोंट सी एनी मेजर क्रैश। थोड़ा बहुत करेक्शन, टाइम बेस्ड करेक्शन हो सकता है। मेजर क्रैश मेरे को अभी भी नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप जो एक पीछे 2-3 साल का पीरियड गया जिसमें प्रॉपर्टी बहुत तेज़ी से भागी है, वो तेज़ी से भागना भी मेरे को अभी दिख नहीं रहा है। तो क्योंकि कई बारी ये वीडियोज़ कोई स्क्रिप्ट से तो लिखे नहीं हुए, अनस्क्रिप्टेड है। मैं आपसे जैसे अब किसी से बात करता हूँ, वैसे ही बात कर रहा हूँ। तो कई बारी कोई चीज़ कही जाती है लेकिन उसका मतलब आप तक पहुँच नहीं पाता, या मैं अच्छे से एक्सप्लेन थोड़ा नहीं हम कर पाता। डिस्कस करते हैं कि ये एआई वाली जॉब लॉसेस का जो इफ़ेक्ट आ रहा है, ये टाइमिंग ऑफ न्यूज़ का भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, कि कोई न्यूज़ कब आ रही है, उसका भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर एक समय आपका ऑफ़ कोर्स रियल एस्टेट के प्राइसेज़ ऑल टाइम हाई है और पीछे 2-3 साल में डबल हुए हैं, सभी जगह डबल हुए हैं, तो उस समय कोई ऐसी न्यूज़ आती है जिससे डिमांड का स्लो डाउन होता है, तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा आता है। जैसे शेयर मार्केट एकदम चढ़ा हुआ है और कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए, तो वो ओवर रिएक्ट करके धड़ाम से गिर जाता है। लेकिन हाँ, रियल एस्टेट इतना ओवर रिएक्ट नहीं कर सकता, रियल एस्टेट में, बट वो न्यूज़ का भी इफ़ेक्ट होता है। जब कोई ऐसा इवेंट होता है, जब ऑलरेडी डिमांड, पेंट अप डिमांड है, तो उसका इफ़ेक्ट कम होगा। जब ऑलरेडी डिमांड यूज़ हो चुकी है, एक मार्केट का लेवल बढ़ चुका है, प्राइस का लेवल बढ़ चुका है, तो उसका इफ़ेक्ट आएगा, दिखेगा, तो वो वही एआई बेस्ड जॉब्स का भी इफ़ेक्ट है। ठीक है? तो अब आगे चलते हैं। जो मेरे पास कमेंट्स आए, उसमें मैं किसी का नाम लेके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट नो आप लोग चाहते हैं कि मैं नाम लूँ या नहीं लूँ, वो आप बताइए कमेंट्स में। तो बेसिकली 2 चीज़ों के ऊपर मल्टीपल लोगों ने कमेंट्स किए हैं, 2 स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट कि अगर आईटी में ले-ऑफ होगा, तो ले-ऑफ्स बाहर भी होंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ इंडिया में ही सीमित रहेंगे, बाहर भी होंगे। तो एनआरआईज़ वापस आएँगे, और एनआरआईज़ वापस आएँगे तो वो जो एक्जिस्टिंग इन्वेंट्री है वो खरीदेंगे या रेंट पे रहेंगे, तो फिर जो एक्जिस्टिंग लोग हैं उनको रेंट बढ़ेगा, तो एक रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ेगी। सुनने में बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, अब डिस्कस करते हैं। एक दूसरा स्टेटमेंट आया, कमेंट आया है कि जो लोग अभी टियर 1 शहर में रह रहे हैं, वो लोग अगर जॉब जाती है तो छोड़ के एकदम से नहीं जाएँगे। वो वहीं पे स्ट्रगल करेंगे, एकदम से टियर 2, टियर 3 सिटी में नहीं जाएँगे, वहीं पे स्ट्रगल करेंगे। और इसलिए कभी रियल एस्टेट का डिमांड कम नहीं होगी, रेट कम नहीं होंगे। इन दोनों स्टेटमेंट्स को थोड़ा डीप डाइव करेंगे, कई एंगल्स हैं, उनको ठीक से एनालाइज़ करके देखते हैं। ठीक है? तो
पहले हम इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर ही एक विरोधाभास है उसको देखते हैं कि एनआरआईज़ की जॉब अगर वहाँ पे लूज़ हुई यूएसए में, तो वो एकदम बोरिया बिस्तरा बाँध के वापस इंडिया आ जाएँगे। और अगर टियर 1 सिटी में किसी की जॉब लूज़ हुई, तो वो टियर 2 सिटी में नहीं जाएगा। मतलब एनआरआईज़ तो रेडी हैं बोरिया बिस्तरा बाँध के वापस आने के लिए, और अगर वैसे इंडिया में ही इंडियंस को जाना है तो वो नहीं जाएँगे। तो इसको थोड़ा और डीपली एनालाइज़ करते हैं, एक एग्ज़ाम्पल के हिसाब से समझते हैं तो थोड़ा मैटर क्लियर होगा। तो एक एग्ज़ाम्पल है, एक एनआरआई है और एक इंडियन है। एनआरआई शादीशुदा हैं, उनका एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं। वैसे एक इंडियन है, वो भी शादीशुदा है, उनका 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं। और ये इस एग्ज़ाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इससे नीचे जाना बहुत आसान है। यहाँ पे सिचुएशन में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम फुल लेवल पे है। जैसे उनकी शादी हो चुकी है, शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके बच्चे हो चुके हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो लेवल फुल है। उसके बाद आप उसको एनालाइज़ कर सकते हैं कि किसी की शादी नहीं हुई तो वो क्या करेगा, किसी के बच्चे नहीं हैं अभी तो वो क्या कर सकते हैं। और ये लेवल्स के हिसाब से हम एकदम नॉर्मल लेवल पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद अलग-अलग लोग क्या ऑप्शन कर सकते हैं ये आप एक डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? उसको आप अपने आप एनालाइज़ कर लीजिए। तो अब एक एनआरआई भाई हैं और वो बहुत थोड़ा टाइम हो गया है उनको जहाँ भी जिस भी कंट्री में रह रहे हैं, ख़ासकर जो यूरोपियन और यूएस है उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि यूएई में तो आपको पता है कि सिटीज़नशिप तो मिलती नहीं आसानी से, तो वो जनरली एक 4-5 साल का जॉब करके उनको वापस ही आना पड़ता है। तो मतलब सिटीज़नशिप का यूएई में कोई वो नहीं है, यू कांट बिकम अ सिटीज़न। तो अब हम यूएस, यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया इन सब जगहों की डिस्कस कर रहे हैं। तो एक एनआरआई भाई हैं, वो वापस आते हैं, आना चाहते हैं, उनकी जॉब लॉस हो जाती है वहाँ पे। तो उनको पहली बात तो सारा कई साल हो गए इंडिया छोड़े हुए। तो वापस आएँगे तो यहाँ पे आके उनको फिर से सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पे आके जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बाहर से बहुत डिफरेंट है। और कई इंडस्ट्रीज़ में तो उस वर्क आपको आसानी से जॉब भी नहीं मिलती। कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो पोर्टेबल है, मतलब सॉफ्टवेयर आईटी की बात करें तो ऑफ़ कोर्स टेक्नोलॉजी सिमिलर है, जो बाहर कर रहे हैं, जो यहाँ कर रहे हैं, लेकिन वर्क एनवायरनमेंट का डिफ़रेंस बहुत ज़्यादा है। तो वो सेटल होने में उनको टाइम लगता है। ऑफ़ कोर्स सारा कुछ चेंज हो जाता है, किस तरीके से यहाँ पे वर्क करते थे, अगर थोड़ा समय हो गया और किस तरीके से वहाँ चलता था, बहुत डिफ़रेंस हो जाता है। पर्सनल लाइफ़ में डिफ़रेंस हो जाता है। उसके बाद मेजर जो है वो ये है कि उनके बच्चों को यहाँ सेटल होने में बड़ा परेशानी होती है, अगर वो स्कूल गोइंग किड्स हैं उनके तो। क्योंकि वहाँ पे एक जो करिकुलम है, वो बहुत डिफरेंट है जो इंडिया में करिकुलम है। तो काफ़ी परेशानी होती है पर्सनली, प्रोफ़ेशनली एंड किड्स वाइज़, जो उनका स्कूल वगैरह है उसके भी लेके काफ़ी आसान नहीं है इंडिया में वापस आना। और अगर वो एक बारी वापस आ गए, तो अगर वो वापस जाना चाहते हैं वो भी आसान नहीं है। सपोज़ वो एनआरआई थे, वो 5-6 साल से यूएसए में काम कर रहे थे, वो वापस इंडिया आ गए। अब उनको यहाँ इंडिया पसंद नहीं आया, तो वापस जाना भी उनके लिए आसान नहीं है। वो वीज़ा लगाना, फिर से वीज़ा होना, फिर उसके बाद फिर से वो सिटीज़नशिप की लाइन में लगना, ग्रीन कार्ड की लाइन में लगना, मतलब आसान नहीं है वापस स्विच करना। अब इसके कंपैरिज़न में हम बात करते हैं समबडी हू इज़ वर्किंग इन टियर 1 सिटी। वो टियर 1 सिटी में उनका जॉब लॉस हो गया और वो डिसीज़न ले लेते हैं कि हम टियर 2 में चले जाएँगे। जाएँगे, हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं कि डिसीज़न ले लिया उन्होंने। हाँ, वो कितनी प्रोबेबिलिटी है वो मैंने एक मैक्रो व्यू लिया था कि 10% भी अगर करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होगा अपने
प्रीवियस वीडियो में, लेकिन हम मैक्रो भी नहीं, यहाँ पे माइक्रो व्यू डिस्कस कर रहे हैं, एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। तो उस एग्जांपल से हम समझते हैं, वो यहाँ से सपोज़ वो नोएडा, गुड़गाँव कहीं काम कर रहे थे या बैंगलोर में, और वो छोटी सिटी में जाते हैं, बैंगलोर से जैसे मैसूर जा रहे हैं या कहीं आस-पास जा रहे हैं या कोई और छोटी टियर 2 सिटी में जा रहे हैं। वैसे ही नोएडा, दिल्ली से कभी कहीं वो अ, अपने किसी छोटे शहर में लखनऊ, कानपुर ऐसी किसी जगह भी शिफ्ट हो रहे हैं। जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ का इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है? वो तो पड़ेगा अगर वो कहीं पे भी शिफ्ट होते हैं। हाँ, उन्हें वर्क फ्रॉम होम मिलने के चांसेस हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में उन्हें काफ़ी सहूलियत हो जाती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, वो तो एनआरआईज़ आएँगे तो उनकी भी कम हो जाती है यहाँ पे आके। लेकिन यहाँ पे कई बारी टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ में ऑलरेडी घर होता है, तो वहाँ पे और कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो जाती है। लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग के अलावा उनको सेटल होने में मुश्किल नहीं होती। अगर उनके किड्स के हिसाब से देखें, तो उनको उनके किड को यहाँ पे भी एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड में मिल रही थी, वहाँ भी मिल रही थी। डिफ़रेंस होगा, लेवल का डिफ़रेंस है, एग्रीड। लेकिन टियर 2 में कई सिटीज़ हैं, देहरादून है और ऐसी अदर सिटीज़ हैं जहाँ पे एजुकेशन का काम भी सही है। तो वो ऐसी किसी सिटी में शिफ्ट भी होते हैं तो उनको एजुकेशन से रिलेटेड एटलीस्ट करिकुलम तो चेंज नहीं हो रहा, एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा। अगर कोई किड बाहर से आता है, यूएसए से आ रहा है, उसके बोलने का एक्सेंट ही डिफरेंट हो चुका होता है, और उसके बाद फिर उसका पूरा करिकुलम चेंज, एनवायरनमेंट चेंज, पढ़ने का तरीका चेंज, वो सब यहाँ पे आपका टियर 1 से टियर 2 सिटी में जाएँगे 80 टू 90% सेम रहेगा। ऑफ कोर्स उनको भी अफ़ेक्ट होगा, लेकिन इफ़ेक्ट एज़ अ एनआरआई को जितना इफ़ेक्ट होता है, उससे काफ़ी नंबर ऑफ डिग्रीज़ कम है। तो अब आप बताइए कि एक एनआरआई के लिए छोड़ के आना आसान है या एक टियर 1 में रहने वाले के लिए छोड़ के जाना आसान है टियर 2 सिटी? और टियर 2 सिटी से वापस टियर 1 सिटी में आना बहुत आसान है, आपकी जॉब फिर से लग गई, आपने बोरिया-बिस्तरा बाँधा, आ गए। स्कूल आपने वापस बच्चे का जॉइन करा लिया और वापस सेटल हो सकते हैं। एनआरआई के लिए वापस जाना बड़ा मुश्किल है। फिर से वीज़ा का चक्कर, ये अलग-अलग इश्यूज़ आप सबको पता है। तो ये हमने एक कंपैरिज़न करके देखा कि किसके लिए अपना जो भी प्लेस है जहाँ पे अभी वो जॉब कर रहे हैं, वहाँ से छोड़ के आना कितना आसान या नहीं आसान। तो इसमें एक चीज़ और डिस्कस करते हैं हम, एक और एंगल है कि एनआरआईज़ क्यों वापस आना चाहते हैं? तो उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो जॉब लॉसेस ड्यू टू आईटी, उसको भी थोड़ा और डीप डाइव करेंगे हम आगे। एक और रीज़न है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अभी हम ऑलरेडी देख रहे हैं जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है, जो H-1B वीज़ा के साथ ट्रम्प के जो व्यू पॉइंट्स हैं अबाउट इंडियंस कमिंग बैक इनटू अमेरिका, वो सब है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। लेकिन एनआरआईज़ को ये भी पता है कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी 2 साल, 2.5 साल की है। उसके बाद क्या होगा? अगर कोई वापस रिपब्लिकन आता है तब क्या होगा? विल ही बी दैट एग्रेसिव एज़ ट्रम्प? या अगर कोई डेमोक्रेट आता है तब क्या होगा? तो एक एनआरआईज़ के लिए वेट एंड वॉच का भी काम है, कर सकते हैं। हाँ, किसी की जॉब चली गई और वो पूरी वीज़ा से ही लिंक्ड है, और अगर उसे नई जॉब मिली तो वो डिपोर्ट होगा ही होगा, वो तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। तो एनआरआईज़ इस चीज़ के लिए, हाँ, ऑफ कोर्स दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। इंडियन रियल एस्टेट में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर सेफ साइड पर्पसेस, या किसी का पाथ टू सिटीज़नशिप क्लियर नहीं है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वापस आना, आई डोंट सी, जैसे अगर टियर 1 सिटी में लोग हसल करेंगे जॉब लॉस होने के बाद भी, तो एनआरआई भी वहाँ पे वेट करेंगे कि ट्रम्प चला जाए, फिर देखते हैं कौन आता है, फिर हम डिसाइड कर लेंगे। हो सकता है 2 साल में थोड़ी सिचुएशन चेंज हो जाए पॉलिटिकली, तो वो वहाँ पे वापस कंटिन्यू कर लें। तो जो सिटीज़न हैं वो तो वैसे भी नहीं आने वाले। हाँ, बहुत ही एक्सट्रीम कुछ केस हो जाए तो वो भी आएँगे। मतलब अभी नहीं दिख रहा कुछ ऐसा कि सिटीज़न्स ही वापस आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिटीज़नशिप मिली हुई है। उनको अगर उनकी जॉब जाती है तो वीज़ा को अफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है? अब एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि आईटी के जो जॉब्स कहाँ और कितना अफ़ेक्ट होंगे। अब
हम ये सोच के पहले एक व्यू पॉइंट है कि आईटी के जो ले-ऑफ्स होंगे वो यूनिफ़ॉर्मली अक्रॉस द वर्ल्ड होंगे। जैसे इंडिया में अगर 10% गए, वहाँ भी 10%, वहाँ भी 10%। ये तो सिंपलिस्टिक हमारी एक व्यू पॉइंट है। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा इसको डीप जाके देखें तो आप खुद सोचिए, जो कंपनी यूएसए में है, उसका इंडिया में ऑफ़िस है। यूएसए में भी ऑफ़िस है कोई, डेवलपमेंट सेंटर इंडिया में भी है, यूएसए में भी है और आईटी की वजह से जॉब लॉसेस होने हैं और उसका दोनों ही जगह इक्विवेलेंट वर्क है। मतलब कि ऐसा मानते हैं कि दोनों ही जगह जो डेवलपमेंट हो रही है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो भी वो ज़्यादा जॉब्स अपनी कंट्री में रिटेन करने की कोशिश करेंगे या बाहर रिटेन करने की कोशिश करेंगे? बाहर कितनी कॉस्टिंग है, अंदर कितनी कॉस्टिंग आ रही है उनके पास यूएसए में? अगर जॉब लॉसेस ज़्यादा हो रही हैं तो उनको यूएसए में पॉलिटिकल प्रेशर कैसा रहेगा? ये आपको भी सोचना है। मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ सोचने के लिए कि अगर यूएसए में पॉलिटिकल जॉब लॉसेस हुए आईटी बेस, तो उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर इंक्रीज़ होगा या रिड्यूस होगा टू कीप द जॉब्स विद इन यूएसए? और अगर कोई और प्रेज़िडेंट आ गया उसने एच-1बी के फिर से ईज़ी कर दिया और या जो ट्रम्प ने प्यूनिटिव चार्जेस लगा रखे हैं उसको चेंज कर दिया। तो एकदम ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। आजकल ना ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत लोग जाते हैं। द सिचुएशन इज़ समवेयर इन बिटवीन ओनली। ब्लैक एंड व्हाइट में क्या होता है कि आपने एक तरफ को पकड़ लिया और उसी हिसाब से सब कुछ हो रहा है। तो सिचुएशन ये है कि जब जॉब लॉसेस होंगे तो आई एग्री कि जो लोग हैं वहीं पे ट्राई करेंगे। लेकिन अगर हम मैक्रो पिक्चर देखते हैं, माइक्रो नहीं, माइक्रो हमने कह दिया कि सब लोग ट्राई करेंगे। लेकिन अगर 100 लोग ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें से 10 लोग भी फेल हो गए उस ट्राई में और वो टियर 2 की तरफ मूव हो गए, तो वैकेंसीज़ क्रिएट होंगी। ऑफ कोर्स वो कितनी जल्दी हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, वो सब चीज़ पे मैटर करेगा। कितनी जल्दी जॉब लॉसेस हो रहे हैं और कितना ज़्यादा एआई का अडॉप्शन हो रहा है। और उसके बाद जब नए जॉब्स आ रहे हैं तो वो कितनी देर में बन के आ रहे हैं। देयर इज़ गोइंग टू बी अ पीरियड ऑफ अपहीवल इन बिटवीन। उसके बाद पिक्चर स्टेबलाइज़ होगी, उसके बाद आगे की डायरेक्शन दिखेगी। तो आई होप मैं आपको ये सब एक्सप्लेन कर पाया ठीक से और हमें ना कई बारी कोई एक स्टेटमेंट या कोई स्टेटमेंट होती है वो हमें लॉजिकली बहुत अच्छी लगती है। तो हमें लगता है कि यार ये बात तो सही कर रहा है कोई। जैसे मैं भी कर रहा हूँ कोई बात, तो उस चीज़ को हमें अपने एकदम से मानने की जगह हमें थोड़ा-सा उसको एनालाइज़ करना चाहिए। जो पर्सन है जो उस स्टेटमेंट के ऊपर एक्ट कर रहा है, उसके शूज़ में जाना पड़ेगा। गेटिंग इंटू द शूज़ ऑफ द पर्सन। उसके दिमाग से सोचना पड़ेगा। मैं एक एनआरआई हूँ, मेरे को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिख रही है, मेरे को जॉब की इंस्टेबिलिटी दिख रही है। लेकिन अगर मैं सिटिज़न हूँ तो मैं वहीं रहूँगा। अगर मेरा ग्रीन कार्ड लगा हुआ है, मैं वहीं रहूँगा। अगर मैं एच-1बी वीज़ा में हूँ, तो भी मैं छोड़ के नहीं जा रहा वहाँ पे, कि इंस्टेबिलिटी जॉब की दिख रही है, तो मैं छोड़ के ही चला जाऊँगा। हाँ, हो सकता है मैं इन्वेस्ट कर लूँ, वापिस आ जाऊँगा, कोई पता नहीं है। 2 साल में सिचुएशन चेंज हो गई, तो फिर वहीं पे वहीं के वहीं है, ठीक है? तो आई होप ये आपको ये वीडियो भी इंटरेस्टिंग लगेगा। प्लीज़ अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप मेरे से चैट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।